एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शू उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ की शेन उसे बुलाता है। पर यहाँ पर वो बहुत सारे गुंडे लेकर आया था और ये सारे गुंडे अब यहाँ पर शू पर अटैक करने लग जाते हैं। शू पहले तो इन्हें दूर रहने के लिए कहता है और इस तरीके से लड़ाई झगड़ा ना करने को कहता है, पर फिर भी वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। तो यहाँ पर शू अपने पावर्स को यूज़ करता है और उन सारे लोगों को अपने पावर से पीटने लग जाता है। अब सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं पर शू उन सारे लोगों पर हावी पड़ रहा होता है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही मज़े में शेन बैठकर अपनी गाड़ी में देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उसने कैमरास लगाए हुए थे। वो उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। हम देखते हैं कि बेचारा शू काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था। शेन ये सब कुछ देखता है तो उसे पूछता है कि क्या हो गया, तुम्हारे पावर्स जाने लग गए। और फिर वो कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास में कोई वीकनेस है ही नहीं, पर तुम्हारी भी वीकनेस है, जिस पे कि वो काफ़ी गुस्सा करता है। शू कहता है कि एक बार तो मेरे सामने तो आ जाओ, ऐसे छिप कर क्या बातें कर रहे हो। पर शेन कहता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इस समय तुम्हारे सामने में आऊँगा। और फिर वो ये भी कहता है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है और जल्दी ही अब मैं इस वीडियो को भी बाकी सारे वीडियो के साथ में पब्लिश करने वाला हूँ। इससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। बेचारे शू को समझ नहीं आ रहा होता और साथ ही साथ वो बहुत वीक पड़ रहा होता है। पर तभी सही टाइम पर सॉन्ग आ जाती है और उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। पर फिर भी वो सारे गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि शेन चाहता था कि वो उसे ज़िंदा कैप्चर करे और उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करे, और ऐसा बिल्कुल भी सॉन्ग होने नहीं दे सकती थी। इसलिए वो शू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। पर ये गुंडे हर जगह उनके पीछे पड़े थे। तो ये किसी तरीके से एक मॉल में छिप जाती है और फिर यान को कॉल करती है और बताती है कि यहाँ पर क्या सब चल रहा है। यान उससे कहता है कि उसके पीछे भी कुछ गुंडे लगे हुए हैं, वो सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और अगर वो उससे बात करेगा, कुछ भी करता है, तो ये सारी चीज़ें शेन को पता चल जाएगी। पर यान उसे एक जगह बताता है, एक एड्रेस देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर रुको, वो मेरा ही घर है और छिप के जाना, और मैं वहाँ पर मौका देखते ही चला आऊँगा। जैसे ये सारे लोगों की नज़र हटती है तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना और साथ साथ शू का भी ख्याल रखना। सॉन्ग उसकी बात को समझ जाती है, फिर अपने फ़ोन को वहीं एक जगह पे फेंक देती है और शू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो गुंडे उसका पीछा करने लग जाते हैं, पर वो फ़ोन को ट्रैक करते हैं और गलत ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिससे कि सॉन्ग बच जाती है और शू को छिपते छिपाते उस घर में भी लेकर चली जाती है। वहाँ पर जाकर शू काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है, तो सॉन्ग अच्छे से उसकी केयर करती है, वो उसे सुलाती है, उसे मेडिसिन वगैरह भी देती है। दूसरी तरफ इधर हम नुआन को देखते हैं, जिससे कि मिलने के लिए फिर से ईनान आता है। नुआन उसे कहती है कि वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, पर ईनान उसे ज़बरदस्ती कहता है कि उसे थोड़ी सी तो बात करनी है, कुछ तो बोलने दे उसे। तो फिर नुआन कहती है कि ठीक है, जो बोलना है जल्दी बोलो। जिस पे कि ईनान उसे बताता है शेन के बारे में। वो कहता है कि शेन बहुत ही गलत आदमी है नुआन, और तुम्हें बिल्कुल भी उसे किसी भी तरीके से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो पक्का कुछ ना कुछ चाल चल रहा होगा। वो उसे कहता है कि उसने मुझे भी इसी तरीके से फंसाया था और मैं इतना बुरा फंस चुका हूँ कि मैं चाह कर भी अभी शेन को मना नहीं कर सकता। वो यहाँ पर नुआन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि शेन अच्छा आदमी नहीं है। नुआन वहाँ पर एक भी बात नहीं सुनती और ईनान को सीधे सीधे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। उसके जाने के बाद में नुआन को सोच रही होती है। दूसरी तरफ इधर हम सॉन्ग और शू को देखते हैं, जहाँ की सुबह सुबह सॉन्ग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शू भी वहीं पे है। फिर वो शू के लिए नाश्ता भी बनाती है, उसके साथ में टाइम भी स्पेंड करती है। यहाँ पर वो लोग बातें भी कर रहे थे, एक साथ खाना खा रहे थे, जहाँ की अभी शू से सॉन्ग ये कह रही होती है कि यान ने उसे कॉल किया था और वो बताती है कि दरअसल बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं और साथ ही साथ शेन का भी पीछा कर रहे हैं। पर उसने ऐसा कहा था कि जैसे ही वो इन सारे लोगों से फ्री होता है, किसी भी तरीके से उनके नज़र को भटकाकर वो यहाँ पर मिलने के लिए आ जाएगा। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर शू भी कहता है कि उसे पता है कि यान यहाँ जल्दी ही पहुँच जाएगा, इसलिए वो भी टेंशन ना ले। यहाँ पर वो दोनों एक साथ में खाना खाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, वो लोग एक साथ में मूवी भी देखते हैं। वहाँ पर उस मूवी को देखते हुए सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसमें जो मेन लीड होती है वो भी इसी तरीके से अपनी मेमोरीज़ को भूल जाती है और फिर वो अपने लवर को भी याद नहीं रख पाती। और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सॉन्ग के साथ में भी हुई थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और वो उस मूवी को बहुत ही अच्छे से देख रही होती है। पर बीच में लाइट चली जाती है, जिससे कि वो और उदास हो जाती है। तो शू से बताता है कि उसने इस मूवी को 50 बार से भी ज़्यादा देखा हुआ है और वो उसे उसकी स्टोरी बताता है। कहता है कि लास्ट में उस लड़की की मेमोरी वापस आ जाती है और वो दोनों साथ में रहते हैं और इस मूवी का हैप्पी एंडिंग है, जिसे सुनकर सॉन्ग काफ़ी खुश होती है। उसके बाद शू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं और से ये मूवी दिखाता हूँ। फिर वो उसे छत पे लेकर जाता है और वहाँ पर एक दूसरे स्क्रीन पर उसे ये फिल्म दिखाने लग जाता है और वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। पर तभी अचानक से बारिश पे आ जाती है, तो वहाँ पे शू सॉन्ग को किसी तरह से बचाते हुए जल्दी से नीचे लेकर आता है और वो भीग चुकी थी, इसलिए टावल से उसे पोंछ भी रहा था, पास सारे पानी को भी पोंछ रहा था, जिससे कि वहाँ पर सॉन्ग काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर शू भले ही उसकी मेमोरीज़ को भूल चुका था, पर धीरे धीरे शू फिर से उसे पसंद करने लग गया था और यहाँ सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसके साथ में इतना सारा टाइम स्पेंड करते हुए। दूसरी तरफ अब हम नुआन को देखते हैं, जो कि अब सही में ईनान की बात सुनकर अब शेन के बारे में पता लगाने लग जाती है। वो उसके बारे में बहुत कुछ पता करती है, जिससे कि नुआन को भी समझ आ जाता है कि आदमी काफ़ी टेढ़ा है और इससे दूर रहने में ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी तरफ हम उससे भी देखते हैं,
शेन भी अपने स्टाफ से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से उसे जल्दी से जल्दी शू चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से वो उसे खोज निकालेगा और अपने उसी स्टाफ को कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। वो भी मानकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अभी फिर से ये दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक साथ खाना खाना, सोना, उठना, बैठना, टीवी देखना, वो लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे। दोनों ही सॉन्ग और शू यहाँ पे खुश होते हैं और शू फिर से सॉन्ग को पसंद करने लग गया था। दोनों के बीच में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ फिर से नुआन को अभी शेन मिलने के लिए बुलाता है। जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो यहाँ पे शेन उससे सीधे सीधे कहता है कि नुआन को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पर नुआन कहती है कि वो उसके बारे में पहले जानना चाहती है, इसलिए अच्छा रहेगा कि शेन पहले बता दे। तो शेन वहाँ पर उसे अपनी स्टोरी बताता है, किस तरीके से मिस्टर सॉन्ग ने उसे दूर किया था और वो किस तरह से मिस्टर सॉन्ग के बड़े भाई का बेटा था, पर उसके बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता, उसे छिपा दिया गया। उसकी मॉम ने कितना सफ़र किया, क्या कुछ हुआ। यहाँ पर वो अपने किसी भी गुनाह को तो कबूल नहीं करता, वो बस ये कहता है कि वो खुश है कि मिस्टर सॉन्ग भले ही हॉस्पिटल चले गए। अब वो अपने शेयर्स वगैरह सब कुछ चाहता है, अपनी कंपनी सब कुछ वो वापस चाहता है, क्योंकि वो सब कुछ तो उसके फादर का था, ना कि मिस्टर सॉन्ग का था। और यहाँ पे नुआन को समझ आ रहा था कि ये आदमी सही नहीं है, इसलिए वो वहाँ से ज़्यादा बात नहीं करती और हटने की भी कोशिश करती है। पर यहाँ पर शेन उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। ईनान के डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाता है और कहता है कि नुआन को उसकी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए अब नुआन के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो मान जाती है। और हम देखते हैं कि अभी नुआन के शो में ये जाता है और वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं सुपर ह्यूमन्स के बारे में, जिनके पास में कुछ सुपर पावर्स होते हैं। और वो कहता है कि उसकी नज़र में एक आदमी भी है जिसे कि वो जल्दी दुनिया के सामने में मिलाएगा। और वो वहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ये सब कुछ अभी न्यूज़ में सॉन्ग देख लेती है। इससे वो बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी जल्दी नुआन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर नुआन तो उसके कॉल कोई पिक नहीं कर रही थी। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। अब सॉन्ग नुआन को फिर से कॉल करती है, पर नुआन तो उठा नहीं रही थी, इसलिए वो उसी ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर पहुँच जाती है जहाँ की नुआन थी। वहाँ पर वो पहुँचती है और रास्ते में जब कॉल करती है तो नुआन उठा लेती है। तो सॉन्ग से कहती है कि बस 5 मिनट के लिए मुझे नीचे मिलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो नुआन कहती है कि ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ। ये सारी चीज़ें शेन भी वहाँ पे सुन रहा था। अब जैसे वो नीचे जाती है तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आते हैं और वो लोग सॉन्ग को किडनैप करने वाले थे, पर यहाँ पर वो नुआन को भी साथ में ही किडनैप कर लेते हैं और उन दोनों को ही एक जगह बांध कर रखते हैं, जहाँ के अब ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। सॉन्ग नुआन पे गुस्सा कर रही थी कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो मेरे साथ में, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुमने मुझे यहाँ पे फंसाया। नुआन वहाँ पर कहती है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और इस वजह से उसने ऐसा किया, पर उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि शेन उसे भी धोखा दे देगा और उसे भी यहाँ बांध के ले आएगा। यहाँ पे सॉन्ग को भी गुस्सा आ रहा था और नुआन भी गुस्सा थी, पर नुआन को अपनी गलती पे पछतावा भी हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसने गलती तो की है। यहाँ पर किसी तरीके से वो दोनों अपने हाथ को खोलते हैं और वहाँ पर से भागने लग जाते हैं, पर सॉन्ग तो पकड़ी जाती है। पर वो नुआन से कहती है कि नुआन जल्दी से भाग जा और हेल्प लेकर आए। नुआन किसी तरीके से वहाँ से निकलती है और वो कॉल भी करती है ईनान को। ईनान ये सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ पे पहुँचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी घर पे शू की नींद खुलती है तो वहाँ पे यान और चेंग भी पहुँचते हैं, पर वो कहीं भी सॉन्ग को नहीं पाते। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो किसी खतरे में होगी। वो भी वहाँ पर जाने लग जाते हैं क्योंकि सॉन्ग को उसने एक घड़ी दी हुई थी और उसमें वहाँ पर चिप भी लगा था, जिसे कि ट्रेस करके वहाँ पे शू भी सॉन्ग के पास में पहुँच जाता है। वो उस जगह पे जाते हैं तो ईनान और नुआन भी वहाँ पे होते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं बल्कि शेन का ही है। शेन तभी उसे कॉल भी करता है और वो शू से कहता है कि आना है तो अकेले आओ और किसी को भी मत बताना। शू बाकी सारे लोगों को कहता है कि वो लोग पुलिस को लेकर जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर पहुँचे और वो भी जल्दी से वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि उसे सॉन्ग को बचाना ही होगा। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि सॉन्ग के हाथ को बांधकर उसे बिठाया हुआ था। वहाँ पे सॉन्ग उसे कह रही थी कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि अपने बहन को तुम इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो। पर शेन कहता है कि उसमें कोई भाई बहन वाला बॉन्ड है ही नहीं, भले वो उसकी कज़न है पर उसके डैड की वजह से आज शेन की ये हालत है, इसलिए वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, ना ही उसके पापा को और ना ही सॉन्ग को। और यहाँ पर हम देखते हैं शू थोड़ी देर के बाद जब उस लोकेशन पर पहुँचता है तो शेन ने सॉन्ग को ऊपर बांध कर रखा था और नीचे आग जली हुई थी। वहाँ पर जैसे ही अगर वो गिरती है तो वो डायरेक्ट आग में ही गिरेगी, जिसे देखकर शू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहाँ पर शेन कहता है कि तुम सबसे पिटो और तुम अपने पावर्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे। वहाँ शू कुछ भी नहीं कर पाता और पिटने लग जाता है। दरअसल शेन देखना चाहता था कि शू कितना ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है और उसके पावर्स कैसे, क्या वो हील भी कर सकता है। इसलिए वहाँ पर सारे लोग उसे मारने लग जाते हैं, पर बेचारा शू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। एक तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक था और इतना ज़्यादा मार खा रहा था, इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। सॉन्ग भी वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है और रोने लग जाती है और शू से कहती है कि शू किसी तरीके से खुद को बचाकर यहाँ से चला जाए, पर शू वहाँ पर सॉन्ग को बचा लेता है। वो अचानक से उठता है, अपने पावर्स को यूज़ करता है और उस आग को हटा देता है। जैसे ही सॉन्ग नीचे गिरती है वो उसे पकड़ लेता है, जिससे कि वो बच जाती है। और तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो सारे लोग उन्हें पकड़ने लग जाते हैं। अब ये सारे लोग शेन का भी पीछा करने लग जाते हैं। शेन गाड़ी में भाग तो जाता है, पर वो गुस्से में कहता है कि वो अब सारे वीडियोस को अपलोड कर देगा। पर जब वो अपलोड करने लग जाता है तो देखता है कि चिप तो खाली है, उसमें कुछ भी उसके पास में नहीं होता।
इससे वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर वहाँ से वो भागने की कोशिश करने लग जाता है। दूसरी तरफ अभी हॉस्पिटल में हम देखते हैं जहाँ कि शू होता है। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी परेशान होते हैं, पर थोड़ी देर के बाद यान आकर बताता है कि वो अभी ठीक है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा टेंशन ना ले। पर यहाँ पर सॉन्ग की हालत ख़राब थी, वो रोई जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे जब होश आता है तो उससे मिलने के लिए वहाँ पे पहले यान जाता है। यान उसे बताता है कि कैसे कैसे अब कुछ क्या सब होने वाला है और वो कहता है कि उसे ऑपरेशन के बारे में भी जल्दी ही सोचना चाहिए। दूसरी तरफ अभी हम सॉन्ग को देखते हैं, जैसे कि चेंग कहती है, पहले तो वो सॉरी कहती है और वो बताती है कि उसने उस शीप को निकाल दिया था जिसमें सारे वीडियोज़ थे, क्योंकि उसे डर था कि शायद मुझे सारी चीज़ें करने के बावजूद भी शेन उसके साथ में कुछ गलत कर देगा और नुआन फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस वीडियो को बाद में प्रूफ के लिए रखा था जिससे कि वो उसे ब्लैकमेल कर सकती। पर अब जबकि शेन ने उसे धोखा दे दिया है तो वो उन सारी चीज़ों को वापस से सॉन्ग को दे देती है और वहाँ पे सॉरी भी कहती है। सॉन्ग भी समझ जाती है। थोड़ी देर के बाद में सॉन्ग भी शू से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर वो भी उसे कहती है कि उसे ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, वो ऑपरेशन करा ले और वो हमेशा ही उसके साथ में रहेगी। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और शू उसे गले भी मिलता है और दोनों रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में सॉन्ग अभी ईनान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ कि वो ईनान से बात कर रही होती है। तो ईनान उसे सॉरी कहता है और कहता है कि उसने जो भी गलतियाँ किया हैं उन सारी चीज़ों के लिए अब वो माफ़ी मांगेगा, वो प्रायश्चित करेगा। और वो कहता है कि वो जल्दी पुलिस के पास में जाकर अपने सारे गुनाहों के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देगा और अपने सारे गुनाहों का वो पश्चाताप करेगा। इससे अब सॉन्ग भी समझ जाती है और वो भी फिर उसे कहती है कि वो उसे माफ़ नहीं कर सकती उसने जो कुछ भी किया, पर फिर भी वो काफ़ी अच्छे दोस्त है और वो अगर पश्चाताप करना चाहता है तो सॉन्ग ज़रूर उसे कहेगी कि वो ऐसा करे। थोड़ी देर के बाद में वो अंदर आती है हॉस्पिटल में, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड को होश आ गया, जिससे वो काफ़ी खुश होती है और अपने डैड से मिलती है। वो उन्हें सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि कंपनी की हालत, सारी चीज़ें, और बताती है कि वो शू को भी पसंद करने लगी है। जैसे कि उसके डैड कहते हैं कि वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि शू और सॉन्ग की शादी हो जाए और अब जब वो भी उसे पसंद करती है तो वो काफ़ी खुश हैं। पर यहाँ पर सॉन्ग अभी उन्हें सारी चीज़ें भी बताती है। वो कहती है कि शू बीमार है और उसके पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं है। वो उन्हें सारी चीज़ें बताती है। पर यहाँ पर उसके डैड बताते हैं कि कुछ देर पहले शू भी उनसे मिलने के लिए आया था और वो भी यही चीज़ें कह रहा था। वो सारी चीज़ें उन्हें बताता है, पर फिर वो कहता है कि वो इस टाइम सेल्फिश होना चाहता है। वो चाहता है कि अब उसके पास में जितना भी टाइम बचा है वो अभी सॉन्ग के साथ में बिताए, और सॉन्ग भी यही चीज़ कह रही थी, इसलिए उसके डैड उसे मना नहीं कहते कि ठीक है, अगर उनकी बेटी खुश है तो वो ज़रूर शादी कर सकती है। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में जब वो घर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सॉन्ग शू के साथ में आई थी। वहाँ पर जैसे ही वो गाड़ी की डिक्की खोलती है तो वहाँ पर पीछे में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और फिर तभी शू आ जाता है। वो उससे रिंग भी पहनाता है और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे फायरवर्क्स भी होते हैं। उसके बाद वो उसे किस कर देता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब सॉन्ग और शू जल्दी से जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं और वो लोग शादी भी कर लेते हैं और वो लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि अभी उनके पास में जितना भी टाइम है वो लोग अच्छे से खुश होकर बिताएंगे। इसलिए अब सॉन्ग, शू, यान और चेंग ये चारों लोग घूमने के लिए जाते हैं एक जगह पिकनिक पे। वहाँ पर ये लोग बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर चेंग उन सारे लोगों की बहुत सारी पिक्चर्स भी खींचती है। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि शू अभी यान के साथ में बाहर जाता है। वो थोड़ी दूर जाता है, वो कहता है कि वो वॉशरूम जाना है, उससे वहाँ दूर चला जाता है और वहाँ जाकर यान से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि वो चाहता था कि वो कुछ देर अभी सॉन्ग से दूर रहे, क्योंकि सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा उदास है और वो शू की वजह से रो भी नहीं पा रही है। वो चाहता है कि वो रो ले, वो अपने दिल में उसके दिल में जितना भी दुख है वो उन सारी चीज़ों को वो एक्सप्रेस कर सके और सॉन्ग शू की वजह से हमेशा इस तरीके से ज़बरदस्ती में हंसती ना जाए। और फिर वो दूर चला जाता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग सच में अभी रोने लग जाती है। वो सारी चीज़ें चेंग को बताती है। वो कहती है कि वो इन सारी चीज़ों को हमेशा के लिए एंजॉय करना चाहती थी, पर उसे पता ही नहीं है कि अभी उसके पास में और कितना टाइम है शू के साथ में बिताने को। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, पर चेंग कहती है कि वो इतना ज़्यादा ना सोचे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन भी सही से होगा, लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर फिर भी सॉन्ग घबराई हुई होती है, पर जैसे ही देखती है कि यान वहाँ पर आ रहा है और उसके साथ में शू भी, तो ये लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। अब घर आने के बाद में सॉन्ग और शू एक साथ सोते हैं, वो लोग खाना भी बनाते हैं और सब कुछ एक साथ करते हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। फिर वो लोग मॉल भी जाते हैं और ये लोग अपनी हर एक एवरीडे लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को भी ये लोग रिकॉर्ड करते हैं। वो लोग मॉल जाते हैं सामान खरीदने के लिए, उसे रिकॉर्ड करते हैं और बता रहे होते हैं कि क्या अच्छा है, उन्हें किस तरीके से ख़रीदारी करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स कैसे हैं वो कैसे पता करना है, हर एक चीज़ के बारे में वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब घर पे जब वो लोग कुकिंग करते हैं वो उसे भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें डालनी चाहिए, इस तरह से मसाले डालने हैं, सारी चीज़ें उसे शू सिखा रहा था। वो कहता है कि सॉन्ग तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखनी होगी, इसे किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है।
वो लोग काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं बीच बीच में उन सारे वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हुए, पर वो लोग खुश होते हैं और वो हमेशा इस वीडियोज़ को देखना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे। अब थोड़ी देर के बाद में शू जाने वाला था ऑपरेशन के लिए, तो उसकी पैकिंग भी सॉन्ग कर रही होती है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो फिर शू आकर उसे गले लगाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सॉन्ग इतना ज़्यादा परेशान ना हो। तो सॉन्ग उसे कहती है कि अगर शू को कुछ हो गया तो वो कैसे रह पाएगी, वो सोचना भी नहीं चाहती इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि ऑपरेशन के चांसेस तो बहुत कम थे सक्सेसफुल होने के, जिस वजह से वो काफ़ी घबरा जाती है। पर शू से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन भी काफ़ी अच्छा होगा, सॉन्ग बेकार में इतनी टेंशन ले रही है। वो कहता है कि उसे कुछ होगा तो नहीं, पर अगर गलती से भी अगर कुछ भी उसे हो गया तो सॉन्ग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करेगी। शू कहता है कि उसे पता है कि सॉन्ग बिजनेस वूमेन नहीं बनना चाहती, बल्कि वो तो रिपोर्टर बनना चाहती है, उसे ये सारी चीज़ें पसंद है, वो फैशन रिपोर्टर बनना चाहती है और प्रोड्यूसर भी बनना चाहती है। तो वो अपने शो को प्रोड्यूस करे और अच्छे से फैशन रिपोर्टिंग करे, वो उस पर ध्यान देगी। और अब तो सॉन्ग के फादर भी ठीक हो गए हैं, तो वो बिज़नेस को संभाल लेंगे। यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि वो नहीं चाहती कि शू को कुछ भी हो, पर शू से कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए ही, अगर गलती से मुझे कुछ हो गया, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊँ तो तुम अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करोगी, बल्कि जियोगी, मेरे लिए जियोगी, हमारे लिए जियोगी। इस पर कि सॉन्ग भी हाँ करती है। और अब ये दोनों यहाँ पे काफ़ी इमोशनल होते हैं। अगले दिन नुआन बाहर जा रही होती है, तो वो सॉन्ग को कॉल करती है। सॉन्ग उसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पे भी जाती है, जहाँ की वो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। उसने बहुत गलतियाँ करी है, पर अब वो उन सारी चीज़ों को सुधारना चाहती है। वो कहती है कि वो थोड़े टाइम के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जा रही है, वहाँ कुछ पढ़ाई के लिए, और फिर वो कुछ समय के बाद में वापस आएगी और बहुत मेहनत करेगी अपने काम पर और बहुत ही अच्छी रिपोर्टर भी बनेगी। सॉन्ग भी उसे कहती है कि हाँ, उसने गलतियाँ तो करी और उसके लिए बहुत मुश्किल है उसे माफ़ भी करना, पर वो उम्मीद करती है कि नुआन अब अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ मिस्टेक्स ना करें। वहाँ पर ईनान भी आया था, पर नुआन उससे बात नहीं करती और वहाँ से सीधे चली जाती है। ईनान को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो भी नुआन को अब रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुश होता है कि नुआन अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही है। दूसरी तरफ अब हम यान और शेंग को देखते हैं, जो कि एक जगह काफ़ी सारी सजावट कर रहे थे, बहुत सारे फ्लावर्स लेके आते हैं, वहाँ बहुत सजाते हैं। हमें पता चलता है कि सॉन्ग और शू शादी करने वाले हैं, सबके सामने, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। यहाँ पर ज़्यादा कोई तो नहीं होता, बस यान, शेंग, शू, सॉन्ग और सॉन्ग के डैड होते हैं। यहाँ पर वो लोग बहुत ही अच्छे से तैयार भी होकर आते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले वो लोग ड्रेसेस खरीदने के लिए गए थे, जहाँ की वहाँ पर सेट था ब्राइड का और ग्रूम का, दोनों का ही, कि वही सेट वो लोग साथ में बेचेंगे। वहाँ पे ग्रूम वाला शू को पसंद आ गया था और सॉन्ग को ब्राइड वाला, और उन लोगों को पता ही नहीं था कि दूसरे साइड में से कौन खरीद रहा है। उसे लगता है कोई दूसरा आदमी खरीद रहा है, इसलिए वो लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। वो स्टाफ से कहते हैं कि उन्हें यही वाला चाहिए और दूसरे आदमी को बोलें कि वो कोई और ले ले। तो थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर जब वो लोग देखने जाते हैं कि दूसरे साइड का कौन सा क्लाइंट है जो ये ले रहा है, तो हम देखते हैं कि यान और शेंग जाते हैं वहाँ पर। इन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें सॉन्ग और शू ने इनके लिए किया है, तो ये लोग भी यहाँ पर पैचअप कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये लोग झगड़ा जो कर रहे थे, वहाँ पर वो लोग मान जाते हैं और शादी के लिए जल्दी हाँ भी कर देते हैं। दूसरी तरफ अब हम शादी में देखते हैं, जहाँ की सॉन्ग और शू काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वो लोग शादी के लिए बिल्कुल ही तैयार थे। यहाँ पर वो लोग शादी भी करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं, पर तभी यहाँ अचानक से शेन पहुँच जाता है। दरअसल उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली थी, मतलब कि वो जिंदा ही था। और यहाँ पर वो आ जाता है और कहता है कि वो अपना बदला लेकर ही रहेगा, और वो वहाँ पर एक पिस्टल लेकर आया था और वो डायरेक्टली बिना कुछ किए ही शूट कर देता है। पर तभी शू के सामने में दौड़कर सॉन्ग आ जाती है, जिससे कि उसे गोली लग जाती है। पर गोली ज़्यादा डीप नहीं गई थी, वो बस छू कर निकल गई थी, पर फिर भी वो बेहोश हो जाती है और काफ़ी खून भी आ रहा था। इससे शू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पावर्स को यूज़ कर लेता है, जिससे कि शेन खुद को ही शूट कर देता है और वो वहीं मर जाता है। पर यहाँ पर पावर्स यूज़ करने की वजह से शू भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था और वो भी बेहोश हो जाता है और इन दोनों को ही जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में सॉन्ग की आंखें खुलती है तो उसके डैड वहीं पर होते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो भी ठीक है, तो वो सबसे पहले शू के बारे में पूछती है। उसके डैड कहते हैं कि शू का ऑपरेशन चल रहा है, जिसे सुन के सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ऑपरेशन में भी टाइम था, पर अचानक से उसने अपने पावर्स को यूज़ कर लिया, इस वजह से अभी ऑपरेशन हो रहा है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए वो उसी हालत में चली जाती है देखने के लिए, पर अंदर तो जाने नहीं मिलता, इसलिए वो घर चली जाती है और वहाँ चेंग के साथ में बैठ के प्रे कर रही होती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जो कि अभी ऑपरेशन थिएटर में होता है और यहाँ पर शू का ऑपरेशन हो रहा होता है। पर वहाँ पर ऑपरेशन चलते चलते अचानक से ही वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से यान रोने लग जाता है। वो बाहर आता है और बाहर में बैठकर बहुत रोता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर में वो रोए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद में वो किसी तरीके से हिम्मत जुटाता है और कॉल करता है सॉन्ग को। सॉन्ग घबराते हुए फ़ोन उठाती है और कहती है कि यान बताओ क्या हुआ है, ऑपरेशन का रिजल्ट क्या था। इस पे कि यान कहता है कि अच्छा नहीं था, हम उसे बचा नहीं पाए। जिसे सुन के कि सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अभी
शू उसके साथ में नहीं है। वो यान से फिर से पूछते हैं, मुझे सच बताओ वो ठीक तो है ना, सच में वो नहीं रहा? जिस पे कि यान कहता है कि हाँ वो सच में नहीं रहा। इसे सॉन्ग बहुत रोने लग जाती है। चेंग उसे संभालने की कोशिश करती है पर वो खुद भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब अगली सुबह जब वो घर पर होती है तो यहाँ पर शू के लॉयर आते हैं जो कि बताते हैं कि शू ने अपने सारे प्रॉपर्टी सब कुछ सॉन्ग के नाम पे कर दिया है। इससे वो और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। पर तभी उसे एक मैसेज आता है उसके फ़ोन में। वो देखती है कि ये शू का मैसेज है और वो देखती है कि दरअसल शू ने मरने से पहले बहुत सारे मैसेजेस सॉन्ग के लिए लिखे थे और वो उसे टाइमली सेंड करने का टाइमली उसने सेट कर दिया था कि एक टाइम पे वो मैसेजेस खुद ब खुद उसके पास में जाते रहेंगे, चाहे शू अपने फ़ोन से भेजे या फिर ना भेजे। अब इन सारे मैसेजेस को देखकर धीरे धीरे किसी तरीके से सॉन्ग अपने दुख से कोप कर रही थी। वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी और उसे अपना प्रॉमिस भी तो याद आता है जो कि उसने शू से किया था। अगर कुछ भी हो जाएगा शू को, फिर भी वो उन दोनों के लिए जिएगी और सब कुछ अच्छा करेगी। इसलिए वो फिर से धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करती है। वो अपने प्रोग्राम पे जाना शुरू करती है, अपना बिज़नेस वूमेन वाला काम ख़त्म करती है। उसके डैड उसकी कंपनी को संभालने लग जाते हैं और इन्होंने 100 दिनों की जो इसने मोहलत ली थी उतने में वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह भी कर लेती है और इससे सब कुछ ठीक हो गया था कंपनी में। उसके डैड इन सारी चीज़ों को संभालने लग गए थे और सॉन्ग अभी सारी चीज़ों को भूल के धीरे धीरे अपने काम को करने लग जाती है। वो प्रोड्यूसर भी बन जाती है एक शो की। वहाँ पर वो उसे काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस कर रही होती है जिसके कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस भी होते हैं और ये शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है जहाँ कि वो बताती है कि उसने शो से प्रॉमिस किया था और वो ये करेगी और आज वो कर रही है, जिससे कि वहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और थोड़े इमोशनल भी। अब सॉन्ग सब कुछ काफ़ी अच्छे से कर रही होती है। उसका शो काफ़ी अच्छा चल रहा था, वो काफ़ी अच्छी प्रोड्यूसर भी बन चुकी थी, उसका फैशन शो भी अच्छा चल रहा होता है, हर एक चीज़ उसकी रिपोर्टिंग सब कुछ बहुत सही से चल रहा था। यहाँ पर हर टाइम उसे शू के भेजे हुए मैसेजेस मिलते रहते थे जिससे कि सॉन्ग हमेशा मोटिवेट होती रहती थी। फिर एक दिन जब वो देखती है एक मैसेज को तो उसमें लिखा था कि ये आखिरी मैसेज होगा शू का। शू उसमें लिखता है कि सॉन्ग ये मेरी तरफ से भेजा हुआ तुम्हें आखिरी मैसेज होगा। अगर इस वक्त तक मैं तुम्हारे पास में वापस नहीं आया तो फिर मुझे भूल जाना और कोशिश करना कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सको। अब ये देखकर सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो अपने आंसू को रोक ही नहीं पा रही थी क्योंकि अब उसके पास में शू के वो मैसेजेस भी नहीं रहेंगे जो कि टाइमली उसे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे और वो किसी तरीके से अपनी लाइफ को जी रही थी। यहाँ पर वो बहुत रोती है और अगले दिन एक अवार्ड शो था जहाँ कि उसे जाना था। वो जब उस अवार्ड शो में जाती है जहाँ कि उसे बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड भी मिलने वाला था, वहाँ पर वो थोड़ी खुश तो होती है पर वो उससे ज़्यादा ही सैड होती है। वो बार बार वहाँ पे शू को मिस कर रही होती कि काश उसके साथ में भी शू होता। दूसरी तरफ अब हम एक दिन पहले का भी सीन देखते हैं जहाँ की चेंग और सॉन्ग दोनों साथ में बैठे थे, जहाँ की सॉन्ग बहुत रो रही थी। वो चेंग से कहती है कि तुम अब यान से कब शादी करोगी, इस पे कि वो कहती है कि इतने टाइम से वो बाहर है, लगभग 1 साल बीत चुके थे अभी शू के डेथ को और तब से यान भी कहीं पे बाहर पे था, किसी मीटिंग में किसी दूसरे जगह पे गया हुआ था और वो वहीं पे रुक गया था। उसे कुछ काम था किसी फॉरेन कंट्री में और चेंग अभी तक उसका इंतज़ार करे। चेंग कहती है कि वो अभी और ज़्यादा लेट करेगा तब तो वो उसे शादी ही नहीं करेगी, जिस पे एक ही सॉन्ग भी किसी तरीके से शांत करती है खुद को और कहती है कि ऐसा मत बोलो, मैं शू को खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भी एक दूसरे से दूर रहो। जिस पे कि चेंग को भी बात समझ आती है और वो कहती है कि वो बस यान से जल्दी से शादी करना चाहती है पर वो तो आ ही नहीं रहा है उससे मिलने। जिस पे कि सॉन्ग कहती है कि वो जल्दी ही आएगा। दूसरी तरफ अब हम यान को देखते हैं और हमें पता चलता है कि दरअसल उस दिन इन सारे ऑपरेशन में इन सारी चीज़ों में शू की मौत नहीं हुई थी, बल्कि शू ने एक प्रॉमिस लिया था यान से। वो उसे कहता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में अगर वो या तो ज़िंदा बच जाएगा या फिर मर जाएगा, लेकिन अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो किसी ऐसे स्टेट में पहुंच गया जहाँ की वो कोमा में चला जाए या फिर ऐसा कुछ भी, तो फिर वो प्रॉमिस लेता है यान से कि वो सॉन्ग से यही कहेगा कि शू मर चुका है और सॉन्ग आगे बढ़ पाएगी और जब वो अच्छे से ठीक हो जाएगा तभी वो उससे मिलने के लिए आएगा, वरना नहीं आएगा। और हमें पता चलता है कि उस दिन यही हुआ था, वो कोमा में चला गया था और तब से वहाँ पर यान ही उसका ख्याल रख रहा था दूसरे जगह पे किसी दूसरे कंट्री में और अब उसे धीरे धीरे होश भी आने वाला था क्योंकि वो थोड़े मोरे मूवमेंट्स कर रहा था। ये देखकर यान खुश था। वो हमेशा उसे सॉन्ग के बारे में बताता था, उसके इंटरव्यूज़ वहाँ पे चलाता था जिससे कि शू को मदद मिले ठीक होने में। और यहाँ पर आज हम देखते हैं कि वो शो का दिन होता है, अवार्ड शो का, जहाँ की जब सॉन्ग जाती है तो वहाँ पे अचानक से वो किसी को देखती है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शू है, इसलिए वो दौड़ के उसके पीछे जाती है। वो हर एक जगह उस इंसान को ढूंढ रही होती है पर वहाँ पर वो उसे ढूंढ ही नहीं पाती और उसके गले से एक लॉकेट भी गिर जाता है जिसमें कि उसने अपने रिंग को रखा हुआ था, जो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि शू ने उसे दिया था, वो भी गिर जाता है। वो हर जगह शू को ढूंढ रही होती है पर वो उसे फिर दिखाई नहीं देता, जिससे कि सॉन्ग को लगता है कि शायद उसका वहम था और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि कोई उस रिंग को भी उठाता है
अब जब वो अंदर आती है तो यहाँ पर उसे अवार्ड मिलने वाला था और ये अवार्ड वहाँ की सबसे अच्छी फैशन होस्ट उसे देने वाली थी। शो की शुरुआत में जहाँ की सॉन्ग और शू मिले थे इसी अवार्ड शो में मिले थे 1 साल पहले, और वहाँ पर इसी फैशन रिपोर्टर को सॉन्ग ने वो अवार्ड दिया था और आज वही रिपोर्टर इसे अवार्ड दे रही है। वो भी काफ़ी बड़ी रिपोर्टर थी। वो ये भी कहती है कि 1 साल पहले ये अवार्ड उसने किसी और के हाथों से नहीं बल्कि सॉन्ग के हाथों से लिया था। और फिर वो कहती है कि उस टाइम एक और भी आदमी सॉन्ग के साथ में था और वो चाहती है कि आज वो भी उसके साथ में आ जाए सॉन्ग को ये अवार्ड देने। और तभी वहाँ पर होती है शू की एंट्री और सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। यान को तो पहले से पता था तो वो बहुत तालियां बजा रहा होता है। यहाँ पर चेंग भी थी जो कि बहुत ज़्यादा शॉक थी, पर उससे ज़्यादा वो खुश थी क्योंकि शू वापस जो आ गया था। दूसरी तरफ सॉन्ग हमारी, हम उसे देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। उसके आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने में भी शू खड़ा है। शू वहाँ पर काफ़ी खुश होता है और वो सॉन्ग के पास में आता है। अब सॉन्ग उस अवार्ड को भी लेती है और फिर शू उसे किस करता है और अपने उस रिंग को भी उसे पहनाता है। दरअसल वो रिंग जब गिरा था तो वो कोई और नहीं बल्कि शू ही होता है जो उस रिंग को उठा कर लाता है और यहाँ पर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं जहाँ कि वो लोग घर पर होते हैं और नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। यहाँ पर सॉन्ग और शू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर शू देखता है कि एक मैसेज होता है। वो देखता है तो उसमें लिखा था कि सॉन्ग उसे ऊपर बुला रही होती है। अब वो छत पे जाता है और वो दोनों साथ में खड़े होते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं और स्माइल करते हुए वो लोग कैमरा की तरफ देखते हैं और इसी के साथ में ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।